नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मेरे भाई मुझे रेगुलर सुन रहे थे एआईबी के लिए, और उनके लिए मैं हिंदी में डायरेक्ट नहीं बता पाया, इसके लिए मुझे दुख है। और मैं पिछले बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैंने बना नहीं पाया था समय पे। हिंदी के लगभग सब मटेरियल थे, परंतु अब मैं जो भी इससे रिलेटेड है रेगुलर अपडेट करने का प्रयत्न करूँगा। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह को बढ़ाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। तो ये हिंदू जो उत्तराधिकार संशोधन है उनको कोपार्सनरी में पुरुष के समान अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, अपने मृत पति के स्व अर्जित कृषि योग्य भूमि में अधिकार, इस तरह से ये लगभग सभी अधिकारों को उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। तो ये अस्थाई गुजारा भत्ता से है। देखिए, गुजारा भत्ता का 2-3 जगह प्रावधान है जिसको जानना होगा, और ये लगभग अलग है, एक नहीं समझा जाए। सीआरपीसी के 125 में है, और हिंदू और एडॉप्शन का जो है मेंटेनेंस एक्ट का, उसमें भी सेक्शन 18 में इससे रिलेटेड प्रावधान है। इस पे बहुत बार डायरेक्ट सेक्शन भी पूछ लेता है, परंतु आप बेयर एक्ट लिए रहेंगे तो ढूंढने में आसानी होगा ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 3, बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं एग्जाम में। बेयर एक्ट को 1-2 बार जरूर देख लें, तभी ले जाएं, पूरा खरीद के ही दुकान से ना ले जाएं, जो मेरे भाई पहली बार दे रहे हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। तो देखिए, इसमें जो सेक्शन 25 था हिंदू विवाह अधिनियम का, अस्थाई गुजारा भत्ता और भरण पोषण की बात करता है, वो इससे अलग है, दोनों में हो सकता है। तो ये है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) क में ये बात लिखी गई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है। डायरेक्ट आप लेके जाएंगे, इस पे देखेंगे कि कन्फ्यूजन होगा। जो डिफिनेशन क्लॉज है उसका जो पहला क्लॉज है यानी ये है, वो प्रदूषण बस इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, और दूसरा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताता है, यानी बी बताता है। तो इसलिए जो भी परिभाषा बुक में ढूंढे उसको गहनता से देख लें, उत्साहित होकर जल्दी गलती करने का प्रयत्न न करें। तो इसमें ये पूरा परिभाषा ही पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हरित अभिकरण अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकता है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के और ये अनुसूचित जनजाति जो 2006 का अधिनियम है उसके संबंध में नहीं कर सकता है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत कर सकता है। इसके बारे में आप लोग अवश्य ही पढ़े होंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में भी और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ स्टेट में भी ये आता है। और ये राष्ट्रीय हरित अभिकरण से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें कितने शेड्यूल दिए गए हैं, ये भी आप देखेंगे, लास्ट में शेड्यूल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आईटी एक्ट का क्वेश्चन है, और वो ऊपर वाला क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित था। इलेक्ट्रिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास को किस रूप में। तो ये धोखाधड़ी है, इसको तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सौदा अभिभावक केवल उन अपराधों के संदर्भ में। सौदा अभिभावक, इसको थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे सेकेंड, सौदा अभिभावक का क्या मतलब है। हाँ, ये इसका मतलब है प्ली बार्गेनिंग। ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग। तो इसमें जो दिया गया है प्ली बार्गेनिंग में 7 ईयर की बात की गई है।
सौदा अभिभावक केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि वर्ष तक है। 7 वर्ष तक के कारावास वाले अपराधों में ही प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21A में दिया हुआ है और इसका अमेंडमेंट का सन भी पूछता है। जो पीछे वीडियोस में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए थे उसमें मैंने बताया है, उसको देखेंगे तो इसके समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर असमान शब्दों में समझाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन लगभग में ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते हैं और इसको ढूंढने का कोई विकल्प भी नहीं होता है। तो ये राज सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1998 का, ये राज सिंह वर्सेस राज्य 1998 के केस में कहा गया है। ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है केस का साइटेशन भी। तो ऐसे क्वेश्चनों से भयभीत ना हो, इस तरह के क्वेश्चन एक दो छूट भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? तो देखिए, ये पेटेंट अधिनियम का क्वेश्चन है और पेटेंट एक्ट में ये बताया गया कि क्या पेटेंट नहीं हो सकता है, जो हमें धारा 3 में बताया गया है। पेटेंट एक्ट 1970 उसके धारा 3 में इस बात को बताया गया है। तो इस तरह से इसका कृषि या उसके तरीका, सूचना की प्रस्तुति, एकीकृत परिपथों का संचालन, उपरोक्त में से सभी का पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। सेक्शन 3 में ये दिया हुआ है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया था? तो ये ब्रीफ का लिया था। विपो, इसका फुल फॉर्म भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी आप याद रखेंगे। एंसा ट्रायल मॉडल कानून, क्वेश्चन नंबर 11, कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायक बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया। तो ये देखिए, मध्यस्थम से भी रिलेटेड में आता है। एडीआर में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये, माफ़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ये एडीआर का क्वेश्चन है और सेक्शन 7 में कॉन्टैक्ट के बारे में बताया गया है। उसको बेहतरीन मतलब तरीके से समझना जरूरी है सेक्शन 7 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 क्लॉज 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौते माना जाएगा यदि वह लिखित में है। तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प जो दिया हुआ है उसका सही विकल्प है। इसको पढ़ेंगे तो इस सेक्शन से ही पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। मध्यस्थता समझौता से आपत्ति करने के अधिकार को अधित्यज मतलब त्याग देना का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? तो ये धारा 4 में किया गया है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में एडीआर का ये क्वेश्चन है, आप समझ गए मध्यस्थता अधिनियम का, तो इसको कैसे ढूंढे बैरेट में? तो आप डायरेक्ट सेक्शन के थ्रू जाएंगे। सेक्शन 7 में किया दिया है, फिर देखेंगे सेक्शन 20 में किया दिया है, फिर देखेंगे सेक्शन 4 में किया दिया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा तुरंत। आप इसको क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के थ्रू जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मिथ्या या तंग करने वाले दावों का प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण का विवेचन है। सिविल प्रक्रिया संहिता, ये जो कॉस्ट लगाया जाता है 35A में, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी आप सेक्शन के तहत ही जाएंगे तो बहुत ही आसान है, इसको ढूंढ लेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? तो समन सब्स्टिट्यूटेड बहुत बार पूछता है और हम लोग सब्स्टिट्यूटेड से ये प्रतिवादी पर प्रतिस्थापित को ही इंग्लिश में सब्स्टिट्यूटेड समन कहते हैं। ज़्यादातर लोग 5-19 ए मार देते हैं सही विकल्प के रूप में, लेकिन ये है कितना 5 और 20। एमपी में मैंने भी इसको यही लगाया था, बाद में पता चला कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जनहित याचिका की उपयोगिता है उदारीकृत लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब है सुनने का अधिकार, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रक्रियात्मक उपेक्षाओं का उदारीकृत किया जाना। इसका मतलब देखिए कि आसान बनाने के लिए है जनहित याचिकाएं, ये तीनों के लिए है जनहित याचिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग देखते हैं, ये केस से रिलेटेड है, केस का कमेंट है, लेकिन इसको पढ़ते हैं। याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, बिहार राज्य द्वारा विधायिका को स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है। देखिए बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट ये डीसी माधवा का केस है, उसके बैकग्राउंड को बता दिया गया ऐसे कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और बहुत बार तो जल्दी में इसको स्किप कर जाएंगे, लेकिन नाम से भी आप जा सकते हैं डीसी माधवा। बिहार सरकार बार बार ऑर्डिनेंस बना के ही कानून बना रही थी, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या किया है। तो ऐसा जहाँ पे कमेंट हो उसको ऑप्शन को भी देखें और एक बार सोचें कि ये क्या है। ये देखिए परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो सुना हुआ केस आपको लगेगा। नीरज चौधरी मध्य प्रदेश, चमेली सिंह, बहुत आप डीप पढ़े होंगे तो कहीं सुने और जाने होंगे, लेकिन उस तरह से पॉपुलर नहीं है जैसे इन चारों विकल्पों में डीसी माधवा है। तो कभी कभी गेस करके भी लगाने का प्रयास करें, जहाँ पे ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी फिर हम लोग पढ़ते हैं। ये संविधान के पार्टिकुलरली पीआईएल से संबंधित केस था, ये भी मैं बताते चलूँ। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रीट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित कर सकता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा एक केस में कहा था। तो ये किस केस में कहा था? तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। एसपी गुप्ता का ही केस जजेस ट्रांसफ़र केस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही व्यापक व्याख्या है इस कमेंट का, ये जितना बात लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ तो आपको बस मेन पॉइंट जानना है। ये एसपी गुप्ता के केस में जस्टिस भगवती ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छता अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास, ये सीआरपीसी में बताया गया है 326 बी में। 326 ए को भी आप पढ़ेंगे, बी को भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है। ये आईपीसी का क्वेश्चन नंबर 80 के एक्सीडेंट का एग्जाम्पल है, उसमें ये अपराध नहीं माना जाएगा। यदि ड्यू केयर है तो उसमें
नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिससे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है, तो ये भारतीय दंड संहिता के धारा 192 के अंतर्गत अपराध किया हुआ है साक्ष्य गढ़ने का। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम धारा क्वांटम मेरिट की ये बात धारा 70 में, जो 68 से हमारे यहाँ 72 में है, संविदा कोसाई कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश लॉ में, हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। उसी में क्वांटम मेरिट सेक्शन 70 में दिया गया है। इसका पॉपुलर क्वेश्चन यही है, क्वांटम मेरिट का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है, या धारा 70 किस चीज़ के बारे में है, तो क्वांटम मेरिट के बारे में है। अब ये सिद्धांत किस केस में है, क्या है, इसको विस्तार से आप पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जुडिशरी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23, करार क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे का प्रतिफल हो। करार का परिभाषा का कुछ अंश इसमें दिया है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। विधि द्वारा परिवर्तनीय, ये 2H में है, ये 2A में दिया हुआ है। संविदा द्वारा परिवर्तनीय, विधि द्वारा अपरिवर्तनीय, तो ये परिभाषा ही है करार की, जो ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उदाहरण भूमि से में सम्मिलित है, तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें उपरोक्त तीनों सम्मिलित है। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज़ से जुड़ी हैं जो पृथ्वी से जुड़ी है, तीनों आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 25 भी भूमि अधिग्रहण से ही है। बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अभियोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। इस सब क्वेश्चन को आप देख के परेशान न हो, इसके विकल्प के माध्यम से आप आंसर ढूंढने का प्रयत्न एग्जामिनेशन हॉल में करें, क्योंकि ये कहीं के सिलेबस में भी नहीं है। LLB में भी शायद ही कहीं पढ़ाया जाता हो भूमि अधिग्रहण, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 27, ये पूछा गया है कि GST से संबंधित उपबंधित संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं, तो 101वां संविधान संशोधन था 2016 का, इसके अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत, लिविंग विल और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के वैध कर दिया। हम लोग बहुत इसमें 4 महत्वपूर्ण केस पढ़ते हैं, और अरुणा रामचंद्रन का केस, और ये दोनों इससे संबंधित नहीं है। कॉमन कॉज का ये केस है, इसी में लिविंग विल का कंसेप्ट आया है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो अपनी इच्छा मृत्यु के मांग सकता है। 28 के बी में ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और ये अनुच्छेद 21 के इंटरप्रिटेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि सम्मानपूर्वक मरने का भी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लेखित करता है, तो सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खास करके बिहार जुडिशरी में देखेंगे तो बहुत बार पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस आर्टिकल में दिया गया है, प्रसाद का सिद्धांत इसे कहते हैं। 310 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार उत्पन्न होता है, तो ये अनुच्छेद 19(1) में राइट टू स्पीक में है, राइट टू नो जिसमें RTI आया। इसके बाद आ गया कि चुनावी नेताजी लोगों का बैकग्राउंड जानने का भी अधिकार हम जनता को है। आप इस विकल्प से भी जाते तो देखते कि इसमें विधि बताया गया है, इसमें इक्वलिटी बताया गया है, और इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं कि कब कब सजा नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं,
तो प्रियम्बल में ये 3-4 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। प्रियम्बल तो वैसे याद आपको होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 32, ए आशय और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन की, ये एविडेंस एक्ट के स्टॉपेल से रिलेटेड है कि झूठ बोल रहा है, किसी को विश्वास दिला रहा है, वो व्यक्ति वो ज़मीन खरीद ले रहा है, तो वो बाद में इसको, ज़मीन उसकी नहीं थी, ये उसके एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, स्टॉपेल के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है। तो ये जो पूर्ववर्ती अधिनियम थे, मध्यस्थ अधिनियम 1940, मध्यस्थम प्रोटोकॉल अधिनियम 1937, विदेशी पंचाट 1961, तीनों को ये निरस्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 34, अब ये देखिए, ये कहीं दिया नहीं है, बैरक लेके जाएंगे, बैरक में ये नहीं मिलेगा। कोई बैरक में हो सकता है उसके प्रियम्बल वाले पार्ट में दिया हो या टिप्पणी करके दिया हो तो दिया हो। क्वेश्चन नंबर 34, ए पर शस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ये रेस जेस्टे की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, धारा 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की, रेस जेस्टे, उसी के बारे में ये बात किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 संबंधित है, तो ये पोजेशन से है, स्वामित्व से। देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 सबूतों की भार से शुरू होती है कि सबूत का भार किस पे होगा, 101 बताता है। 102 शिफ्टिंग से संबंधित है और 102, 105 को देखेंगे आप। 105 में जो व्यक्ति है कि जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है उसे ही प्रूव करना पड़ेगा। फिर 106 ट्रेन से टिकट वाला है। 107, 108 जीवन और मृत्यु से संबंधित है, यानी 101 से 110 तक तो टिप पे है, मतलब याद होना चाहिए आपको। अक्सर इनमें से किसी न किसी सेक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। साक्ष्य अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 36 में पढ़ रहा हूँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किस से संबंधित है? तो एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की उपधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, देवकृत का मतलब है भगवान द्वारा किया गया कार्य। ये लॉ ऑफ टॉट का क्वेश्चन है और ये एक डिफेंस के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 38, अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है। तो ये अपकृत्य से ही संबंधित है। अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है। इसका ऑप्शन 1 देखेंगे, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसमें नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। देखिए, सॉवरेन इम्यूनिटी का सिद्धांत पढ़े होंगे आप, उसी में इसको पूछा जा रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल बनाया गया है या ऐसा हिंदी में लग रहा है। अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य को, राज्य का कार्य मतलब संप्रभु का कार्य, और उसको किसी भी हस्तक्षेप से ऊपर रखा जाता है कि संप्रभु के कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप न हो। परंतु ये आधुनिक युग में कंसेप्ट पूरी तरह से बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 39, अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायता करते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स के रूप में इन व्यक्तियों को जाना जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अधीन विवेचना की गई है। तो रेस जुडिकाटा की बात की गई है सेक्शन 11 में,
और सेक्शन 10 जो सीपीसी का है वो रेस सब जुडिस की बात करता है। रेस जुडिकाटा में 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक ये किस में दिया गया है, तो धारा 11 में दिया गया है। एक पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ दिया गया है, तो धारा 11 क्लॉज 4 में। और एक पब्लिक से रिलेटेड वाला 6 है, सेक्शन 11 क्लॉज 6। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है, विदेशी निर्णयों की उपधारणा के बारे में धारा 14 में बताया गया है। सीपीसी का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मनहानि का बयान कलकत्ता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है, तो वो दिल्ली करे या कलकत्ता कर दे, दोनों जगह कर सकता है, दिल्ली या कलकत्ता कहीं भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन किया गया था 1988 में। उपभोक्ता अधिनियम पुराना वाला बदल गया है, नया उपभोक्ता अधिनियम 2019 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 44, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में 3 मंचों पर लागू सीमाओं की अवधि क्या है, तो ये नए अब आ गए हैं अधिनियम, 2019 का ही है। इसका है उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख का वाद का कारण उत्पन्न हुआ है, 2 वर्ष के अंतर्गत आप मुकदमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति, तो इसका क्वेश्चन 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें यही पूछा गया है कि किस धारा में संशोधन किया गया है और वहाँ पे अधिकार किसके समान प्राप्त की है, ये पूछा गया था। तो ये धारा 6 में संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है, तो हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है। उसमें 5 है, दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कोई जीवित नहीं होना चाहिए, मेंटल एलिमेंट, और इसके बाद में सपिंडा रिलेशनशिप है और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। एज ऑफ मैरिज पार्टी के बारे में बताया गया है। और इन 5 के अलावा एक 7 स्टेप है, उसके बारे में सप्तदीप्ति शायद इसको हिंदी में कहते हैं, वो है। 6 इसमें कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 47, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है। ऐसा विवाह शून्य होगा जनरली, लेकिन जहाँ पे कस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे साउथ इंडिया में फुआ के लड़के मामा के लड़के से, यदि ये रहता कि उनका कस्टम ऐसा रिकॉग्नाइज करता है तो ये विवाह वैध होता है, ऐसे में ये शून्य होगा। और हाल ही में सेम सेक्स मैरिज में विशेष विवाह अधिनियम ही चर्चा में रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र, तो 82 में देखिए 0 से 7 की बात करता है और उसमें 7 to 12 की 83 में बात करता है। डॉली इन कैपिटा, इन कुछ ऐसे ही इसका कंसेप्ट है, डॉली इन कैपिटा की डॉली इन कैपेबल। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। आरवी डडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक है, तो ये आवश्यकता अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है, ताकि खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव। देखिए ये नेसेसिटी से संबंधित क्वेश्चन है इंडियन पिनल कोड का। इससे जुड़ा एक प्रसंग बता दूं आप लोगों को। पिछले ही महीने एक इंटरव्यू दिया मैं, उस इंटरव्यू में क्रिमिनल लॉ से और ख़ास करके इन्हीं सबों से बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, जिसमें से एक ये भी था। तो इसका फैक्ट पूछा गया, तो फैक्ट में मैंने बता दिया कि देयर वाज 2 पर्सन। तो इसी पे क्वेश्चन बन गया 2 या 3 पर्सन, 3 थे। मैंने बताने का प्रयत्न किया दूसरे तरफ से, लेकिन इतने क्वेश्चन आए कि मैं थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाया। 2 लोग थे ये, जिनका नाम है डैडली और स्टीफन, और एक वार्ड बॉय था। वो तीनों गए थे घूमने के लिए, समंदर में भटक गए, भूख लगा, छोटे बच्चे जो छोटा था वार्ड बॉय उसको खा गए ये दोनों लोग। इसी पे था, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया, मेरा क्लियरिफिकेशन क्लियर करके न बोल पाने की वजह से अभी हुआ। उस इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। XYZ संयुक्त रूप से
ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। वादे में एक्स वाई अप्राप्य हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? ए धारा 43/1 के तहत कर सकता है। इसको क्वेश्चन नंबर 50 का सही विकल्प ए है। इस तरह से इसमें 50 तक हो गया। मैं 50 के बाद तक वाला क्वेश्चन जल्द ही बना दूंगा, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यदि प्लीज़ आप मुझे पहली बार यहाँ तक सुने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।